नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो आपका आज का चैप्टर है वह है डैम प्रूफिंग। ठीक है, यानी कि सील रोधन। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में छत, जो भवन के छत होते हैं वहाँ पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, या फिर दीवार पर के माध्यम से देखे होंगे नमी ऊपर तक चढ़ जाती है। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं सब कारणों को पढ़ेंगे, यानी कि जल के कारण जो घरों में कहाँ कहाँ से सीलन आते हैं, उनके क्या क्या उपाय होने चाहिए, इन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और एक से है कि जो फर्स्ट ईयर का हम इस समय इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, उसको जो भी आपके संपर्क में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डैम प्रूफिंग। तो यहाँ पर हम सीलन के बारे में पढ़ेंगे कि भवन में सीलन कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके प्रभाव क्या हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सीलन के कारण कौन कौन से पहले हानियाँ होती हैं। तो सीलन के कारण हानियाँ कौन कौन सी हैं। जमीन तल से आने वाली नमी जब केशिका क्रिया द्वारा ईंट चिनाई पर ऊपर चढ़ती है तो भूमि तल की मिट्टी में उपस्थित कुछ लवण भी जल के साथ संरचना की सतह पर आ जाती है, जिससे संरचना खराब हो जाती है। जैसे क्या होता है, देखे होंगे बरसात के दिनों में जो भवन है वह प्रायः ईंट के बने होते हैं, और ईंट में क्या होता है, कैपिलरिटी होती है। कैपिलरिटी के कारण जल क्या होता है, उसमें अवशोषित होता है, और केशिका क्रिया द्वारा उसमें जो जल है ऊपर चढ़ता हुआ, मान लीजिए एक संरचना है। ठीक है, एक संरचना है यह। अब पानी के संपर्क में होगा ये सब। ठीक है, नींव क्या होता है, पानी के संपर्क में होता है। तो अब मान लीजिए ये ईंट का बना हुआ है, यह ईंट का बना हुआ है। ठीक है, ईंट की संरचना बनी हुई है। तो अब ये क्या करेगा, अगर इस जल के संपर्क में रहेगा तो अब मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें ये मिट्टी है। अब मिट्टी से क्या होगा, बरसात जब होगा, ठीक है, अब मिट्टी से जो पानी क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद पानी ऊपर भी चढ़ेगा, ये संरचना के क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो अब इस जो ये भूमि है, भूमि सतह है मान लीजिए, ठीक है, अब भूमि से इसमें क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो भूमि में क्या होता है, अनेक प्रकार के जो है कि लवण होते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें लवण इसमें जब आ जाएगा तो क्या होगा कि अब जब मान लीजिए बरसात ख़त्म हो गया तो इस पर धूप पड़ेगी, तो क्या होगा कि नमी तो क्या चली जाएगी, वाष्पीकृत हो जाएगी। लेकिन जो लवण रहता है इसी पर देखेंगे कभी कभी ईंटों की दीवार पर सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ कुछ दिखाई देता है। फिर बाद में क्या होता है, ये दीवार झड़ने लगता है, और जिससे संरचना का आयु क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से पानी क्या होता है, पानी जब ईंट में आता है, ईंट में आने के कारण उसमें जो लवण होते हैं वो भी उसके साथ चले जाते हैं, और जब यानी कि जब धूप पड़ती है तो वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इस पर जो सफ़ेद पदार्थ वह दिखाई देते हैं तो उसको लोना या सोरा लगना कहते हैं। इस क्रिया को उत्फूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्फूलन, उत्फूलन बोलते हैं। ठीक है, लोना लगना भी इसको कहते हैं, जिसके कारण हमारी संरचना क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। पहला ये है। दूसरा है, सीलन के कारण दीवारों के प्लास्टर फूल जाते हैं और थोड़े समय बाद टूटकर गिरने लगते हैं। आप देखे होंगे जो दीवार प्रायः सीलन के या जल के संपर्क में रहते हैं, उसके प्लास्टर क्या होते हैं, जैसे अगर हम देखें शौचालयों के पास
स्नान गृहों के पास यानी बाथरूम के पास क्या होते हैं कि देखेंगे दीवार जो हमेशा नमी के संपर्क में रहते हैं उसके प्लास्टर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सीलन के कारण दीवार की पुताई व पेंट खराब हो जाते हैं। सीलन के कारण क्या होता है, जो रंगाई पुताई की जाती है वह भी क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फिर क्या है, नमी के संपर्क में आने वाली लकड़ी, चमड़े व अन्य सामान के में दीमक लग जाते हैं। जितने भी जैसे देखे होंगे कि जहाँ पर नमी रहती है वहाँ पर लकड़ी और अन्य जब पदार्थ रखे जाते हैं या कापी किताब ही आप रखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर किताबें भी खराब हो जाती हैं और जो लकड़ी के पदार्थ हैं और चमड़े के पदार्थ हैं इन सब में क्या होते हैं, दीमक लग जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि नमी को कैसे रोका जाए, इस चैप्टर में हम उसी को पढ़ेंगे। फिर चौथा है, पांचवा है, सीलन आने वाले स्थानों पर गर्मी में उमस रहती है। आप देखेंगे जहाँ पर सीलन रहती है, जिस भवन में या जिस कमरे में सीलन रहती है उसमें गर्मी के दिनों में क्या होता है, बहुत क्या होता है, उमस होने लगता है और बेचैनी होने लगती है। और फिर क्या है, नमी के संपर्क में आने वाले फिटिंग में जंग लग जाती है। जैसे लोहे के जितने भी पदार्थ होते हैं, क्योंकि एक भवन में लकड़ी और लोहे के बहुत से जैसे दरवाजे हुए, खिड़कियां हुए, रोशनदान हुए और वायरिंग के भी जो लगे होते हैं बहुत से सामान वह लोहे के लगे होते हैं। तो जब वो संपर्क में आते हैं नमी के तो उसमें जंग लगने लगता है, जिससे कि क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तो ये सब क्या है जो है कि सीलन से हानियां हैं कि क्या क्या और क्या सीलन से हानियां हैं। सीलन के कारण क्या होता है, जैसे जो उस भवन में रहेगा, सीलन के कारण जिस कमरे में मान लीजिए सीलन है उसमें कोई व्यक्ति रह रहा है या तो उसमें क्या होगा, उसका स्वास्थ्य है वो हमेशा सही नहीं रहेगा। तो इन सब से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम जानेंगे कि जो सीलन होते हैं वह किनके कारणों से आते हैं। ठीक है, सीलन आते हैं तो उनके कारण क्या क्या हैं उसको हम जानेंगे। केजेस आर डैम्पनेस। ठीक है, तो पहला है चिनाई में प्रयुक्त पदार्थ का पारगम्य होना। पहला सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ईंट है या जो भी हम उसमें पदार्थ जो मटेरियल यूज कर रहे हैं एक भवन के निर्माण में, अगर जब वह पदार्थ ही पारगम्य होगा तो ज़रूर ही वह उस संरचना में अगर नमी के संपर्क में आएगी तो उसमें हमेशा सीलन ही रहेगा। दूसरा है घटिया कारीगरी। अगर हम जो मान लीजिए सामान तो सही है लेकिन अगर कारीगर सही नहीं है, अगर ठीक प्रकार से जोड़ों पर उसका उपचार नहीं करेंगे, ठीक से जोड़ों का बनाएंगे नहीं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सीलन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर पदार्थ सही है लेकिन अगर कारीगरी सही नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि सीलन आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर वर्षा का अधिक होना। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में क्या हो, अच्छी कारीगरी भी की गई हो और पारगम्य पदार्थ का भी प्रयोग किया गया हो, लेकिन हमेशा अगर बरसात होगा, पानी के संपर्क में अगर हमारी संरचना रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि सीलन आने की संभावना बनी रहेगी। फिर चौथा है त्रुटिपूर्ण जल निकासी। अगर हम जैसे छतों पर और भी भवनों में क्या होता है, बरसात के दिनों में जब पानी बरसता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित छत ही होता है। तो छत पर अगर हम क्या करते हैं, सही से जल निकासी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो संरचना क्या होगा कि धीरे धीरे जब छत भर जाएगा तो दीवार के माध्यम से फिर क्या होगा कि दीवार पर आएगा जो जल है, तो इससे क्या होगा कि दीवार नमी को अवशोषित करेगा जिससे संरचना में सीलन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो जैसे एक पैमाना है कि 30 मीटर स्क्वायर के लिए 30 मीटर स्क्वायर के लिए जो क्षेत्रफल है इसके लिए 15 सेमी डाया का जो है कि पाइप लगाना चाहिए कम से कम। यानी कि अगर 30 मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल है उसके लिए 15 सेमी का एक जो है कि पाइप लगाना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी छत में या छत पर तो जल निकासी की व्यवस्था
ठीक से करनी चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में जब सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो पार्ट है वह छत ही, क्योंकि छत से ही पर ही पानी पड़ता है। तो अगर छत पर जल निकासी की व्यवस्था सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, जल रीस करके वह देखते हैं कभी कभी कि छतों पर भी क्या होता है, जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। इसी कारण से जब जल का जमा होगा तो सीलन आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने अभी सीलन से हानियाँ व सीलन आने के कारणों को जाना। अब आइए हम लोग देखते हैं सीलन के स्रोत की कहाँ से एक भवन में सीलन आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है एक भवन में सीलन, भूमि से सीलन का दीवारों के शीर्ष से सीलन का आना। एक भवन में कहाँ से सीलन आता है, पहला है भूमि से सीलन का दीवारों के शीर्ष से सीलन का आना। जैसे हमेशा क्या होता है, भूमि से दीवारों में कैसे आएगा, जैसे अगर ये आपका प्लिंथ एरिया है और यहाँ पर क्या है, ये दीवार है और यहाँ पर ये फर्श है, मान लेते हैं ये अंदर का भाग है, ठीक है, ये क्या है, फर्श है, ठीक है। अब क्या होगा, फर्श जब ये है इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये सॉइल भरा होगा, सॉइल फिलिंग होगा, अंदर नीचे सॉइल ही होता है, फिर इस पर क्या होता है, फर्श होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ईंट, चूँकि यह ईंट का बना होता है, ईंट क्या करता है, नमी को अवशोषित करेगा। नमी को जब अवशोषित करेगा तो जल क्या होगा, अब इसमें जाएगा, अवशोषित करेगा, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें चढ़ने लगता है। तो अब क्या होगा, जैसे इसमें मान लीजिए आ गया जल, ठीक है, अवशोषित हो गए, जल आ गया है, ये भी क्या है, ईंट का ही बना होता है आपका संरचना जो है, ठीक है। जल इसमें आ गया, जल आने के बाद जब इस पर धूप पड़ेगा तो इसके कारण क्या होगा, जो जल होगा वो तो वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जो लवण आएगा वो क्या होगा, इसी पर पड़ा रहेगा। तो देखेंगे कि दीवारों पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई देता है, वो क्या होता है, लवण ही होता है, जिससे क्या होता है, दीवार देखेंगे कुछ समय बाद क्या होता है, झड़ करके गिरने लगता है। यह क्या कहलाता है, उत्फूलन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, पहला स्रोत भूमि से सीलन का दीवारों के शीर्ष से सीलन का आना, फिर बाहरी दीवारों से सीलन का आना। अब जैसे मान लीजिए ये भवन है, ये भवन का क्या है, बाहरी दीवार है, तो बाहरी दीवार है, तो जब बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात जब मान लीजिए वर्षा का पानी इस पर पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए प्लास्टर नहीं हुआ है तो क्या होगा कि जब अधिक वर्षा होगी तो अब चूँकि ईंट क्या होगा, जल को अवशोषित करेगा, जिससे क्या होगा, इधर भी इस साइड भी क्या होगा कि सीलन आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर तीसरा का है छतों से सीलन का आना। अब छतों से सीलन का आना कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये छत है, ठीक है, अब बरसात का पानी हुआ और इसमें अगर हम समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं किए रहेंगे तो इस स्थिति में पानी क्या होगा, अगर इस कहीं पर मान लीजिए खड्डा है, कहीं पर ये सब है, तो इस स्थिति में पानी उस पर रुकेगा, रुकने के कारण क्या होगा कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पर सही नहीं है, दीवार और छत के जो ज्वाइंट है सही नहीं है, तो वहाँ से सीलन आने लगता है। तो इस प्रकार से छत से भी सीलन आता है। फिर चौथा है मुंडेर तथा दीवारों के शीर्ष से सीलन का आना। अब मुंडेर तथा दीवारों की सीलन कैसे आती है, जैसे मान लीजिए अब ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर पानी बार पड़ेगा, तो अब क्या होगा कि यह ईंट क्या होगा, दीवार ये ईंट का बना है तो ये जल को अवशोषित करेगा, जिससे क्या होगा कि सीलन यहाँ पर देखते हैं छत और दीवार जहाँ पर ज्वाइंट रहते हैं वहाँ पर भी कभी कभी जल की बूंदें और सीलन दिखाई देंगी आपको। और क्या होता है, मुंडेर दीवार पर देखेंगे, मुंडेर दीवार आपका इस प्रकार से देखेंगे, मान लीजिए इसी पर ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है तो इसी पर इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से ढालू, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मुंडेर दीवार को इस प्रकार से बनाना चाहिए और यहाँ पर एक कंठ टाइप का काट देना चाहिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कट करने से क्या होता है, देखते हैं कि क्या होता है, जो छज्जा निकला होता है या इस प्रकार से यहाँ पर हम मुंडेर दीवार पर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, मान लीजिए पानी पड़ा है, ठीक है, पानी पड़ने पर अब जल क्या होगा, यहाँ पर से ऐसे गिरेगा,
लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये यहाँ से होते हुए फिर ऐसे देखेंगे चढ़ने लगता है, तो अब यहाँ पर तो जल ऊपर चढ़ेगा नहीं, तो यहीं पर आकर के ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, फिर ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इधर भी ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर कंठ टाइप का थ्रोट बना देना चाहिए मुंडेर दीवार में। ठीक है, तो कहाँ से और जो है कि सीलन आता है घर में, मुंडेर तथा दीवारों के शीर्ष से सीलन का आता है। फिर पांचवा है निर्माण के कारण भवन में जल प्रवेश। जैसे हम जिस समय निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए उस समय भवन में जल प्रवेश कर गया और हमने उसको सूखने नहीं दिया और उसी पर हम अपना निर्माण कार्य कर दिए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ तो नमी बनी रहेगी। नमी के कारण क्या होगा, जब उसमें की नमी क्या करेंगे, जो जैसे ईंट है ये सब क्या करेंगे, नमी को अवशोषित करेंगे, जैसे भवन में सीलन हमेशा बना रहेगा। फिर क्या है, ठंडी जलवायु के कारण, अगर जहाँ की ठंडी जलवायु है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ठंडी के दिनों में भी आप देखते हैं कि छतों पर और दीवारों पर कहीं कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ठंडी जलवायु के कारण भी जो है कि सीलन आता है। फिर सातवां है दोषयुक्त सामग्री तथा घटिया कारीगरी। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम दोषयुक्त जो है कि अगर सामग्री प्रयोग करेंगे और घटिया कारीगरी करेंगे, इसके कारण भी जो सीलन आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने कौन कौन से पढ़ा, किसके किसके कारण सीलन आता है, कहाँ कहाँ से एक भवन में कहाँ कहाँ से सीलन आता है। पहला है भूमि से सीलन के दीवारों के शीर्ष से आना, बाहरी दीवारों से सीलन का आना, छतों से सीलन का आना, मुंडेर तथा दीवारों के शीर्ष से सीलन का आना। फिर निर्माण के कारण भवन में जल प्रवेश के कारण सीलन का आना, ठंडी जलवायु के कारण सीलन का आना, फिर दोषयुक्त सामग्री तथा घटिया कारीगरी के कारण सीलन का आना। तो इतने कारण से किसी भवन में सीलन आते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे कि अब मान लीजिए सीलन आते हैं तो इसके रोकने के लिए पदार्थ भी बने होंगे। तो अब कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे हम किसी भवन में प्रयोग करके सीलन को रोक सकते हैं या कम कर सकते हो, तो उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है पत्थर है। ठीक है, मान लीजिए अगर जहाँ पर अगर उचित मात्रा में पत्थर उपलब्ध है तो वहाँ पर ईंट से न निर्माण कार्य करके, भवन न बना करके हमें पत्थर का बनाना चाहिए। तो पत्थर लेकिन बहुत क्या है कि कीमती है, तो इसलिए क्या है कि पत्थर हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। तो इसलिए पत्थर क्या है, एक डैम प्रूफ मटेरियल है। जहाँ पर जैसे कि अधिक देखे होंगे, जैसे समुद्र के किनारे या जहाँ पर नदियों के किनारे जितने भी पहले घर बनाए जाते थे, देखे होंगे प्रायः वह पत्थरों के ही बनाए जाते थे, क्योंकि पत्थर जो होता है वह पूरा डैम प्रूफ मटेरियल है। फिर क्या है, सीमेंट कंक्रीट, जो आजकल देख रहे हैं सीमेंट कंक्रीट भी क्या है, पूर्णतः एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डैम प्रूफ मटेरियल है। इससे भी क्या कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं, सीलन को रोक सकते हैं। फिर तीसरा है सीमेंट बालू मसाला। सीमेंट बालू मसाला जैसे हम प्लास्टर में करते हैं, जब दीवार में मान लीजिए यहीं पर प्लास्टर करना हुआ तो क्या करते हैं, सीमेंट और उसमें क्या करते हैं, फाइन एग्रीगेट जो है कि मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं। ठीक है, एक संबंधित 6 के रेशियो में प्रायः मिलाया जाता है। तो क्या होता है कि यह सीमेंट बालू के मसाले से भी हम क्या करते हैं, सीलन को रख सकते हैं। जैसे दीवार है, यहाँ पर हम क्या कर दें, अगर प्लास्टर कर देंगे तो जब बरसात का पानी इस पर पड़ेगा तो क्या होगा, सरक करके नीचे चला जाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा दीवार, जिससे सीलन आने की दीवार से संभावना कम हो जाएगी। फिर क्या है, एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस से भी क्या होता है, सीलन को रोका जाता है। फिर बिटुमन है। बिटुमन के कारण भी क्या, बिटुमन भी जो है कि यह सील रोक पदार्थ है। फिर क्या है, बिटुमन मास्टिक। अगर हम बिटुमन में मिला दें, बिटुमन जैसे देखे होंगे कि जैसे सड़क बनता है कोलतार वाला, तो उसी टाइप का बिटुमन और जैसे उसमें क्या करते हैं, जैसे रोड़ी मिला देते हैं या गिट्टी मिला देते हैं, छोटा वाला मिला करके जब उसको हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बिटुमन मास्टिक बोलते हैं। कि बिटुमन मास्टिक क्या होता है, बिटुमन होता है उसमें और मिलावा होता है, जैसे बालू हो गया
या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो गए, उनको जब मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बिटुमन मास्टिक बोलते हैं। इससे भी ये भी क्या होता है, डैम्प प्रूफ मटेरियल की तरह प्रयोग होता है। फिर क्या है, पॉलीथीन की चादरें। पॉलीथीन क्या होता है, जल को अवशोषित नहीं होने देता, इसलिए बहुत जगह छतों में भी क्या करते हैं, पॉलीथीन चादरों का प्रयोग करते हैं। सैनिटरी टाइल्स देखे होंगे, जैसे बाथरूम हो गया, शौचालय हो गया, इन सब में क्या होता है, सैनिटरी टाइल का प्रयोग होता है। अनेक प्रकार के सैनिटरी टाइल आते हैं, ये जल को क्या करते हैं, अवशोषित नहीं होने देते हैं, जिससे कि हमारी जो संरचना होती है सीलन के प्रति क्या होती है, अधिक सुरक्षित हो जाती है। फिर इसके बाद धातु की चादरें। धातु की बहुत सी चादरों का प्रयोग करके हम सीलन को रोक सकते हैं। हमने सभी सील रोग पदार्थ के देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं सीलन से बचाव की विधियां। तो पहला है सीलन से बचाव की विधियां, डैम्प प्रूफ कोर्स मेथड, यानी कि किसी भी भवन में अगर सीलन आ रहा है तो हम किन किन विधियों से उस सीलन को भवन में आने से रोक सकते हैं। तो पहला उसमें है डीपीसी मेथड, दूसरा है इंटीग्रेटेड डैम्प प्रूफिंग मेथड, और तीसरा है सरफेस ट्रीटमेंट मेथड, चौथा है गुनाइटिंग मेथड, और पांचवा है कैविटी वाल मेथड। अब आइए जितने भी सीलन से बचाव की विधियां हैं, अब इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहला है डैम्प प्रूफ कोर्स सील रोक परत, जिसको सील रोक रद्दा भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ज़मीन से नमी आती है उसको रोकने के लिए प्रायः इसको किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मानते हैं कि अगर अब यहाँ पर क्या है, सॉइल है, ठीक है, सॉइल इसमें इधर भरा रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे जो ये बना होता है हमारा ब्रिक का, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जल को अवशोषित करता है, इधर से भी बाहर से भी जल को अवशोषित करेगा। तो अब क्या होगा, जल अवशोषण के कारण क्या होगा कि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे प्लिंथ लेवल पर, ठीक है, प्लिंथ लेवल पर हम कंक्रीट का जो है कि एक छोटी सी यानी कि मोटी परत, कितना 2 सेमी मोटी परत क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो, क्योंकि यह जो होता है कंक्रीट होता है, वह जल को आगे अब ऊपर नहीं बढ़ने देता है, जैसे यहाँ ही पर आकर के क्या करता है, रोक देता है। तो इस प्रकार से डैम्प प्रूफ कोर्स का हम यूज करके सीलन को रोक सकते हैं। और इसमें 1:2:4 के अनुपात में हम कहते हैं मसाले का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 सीमेंट हो गया, और 2 क्या हो गया, बालू हो गया, और 4 क्या हो गया, आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया। तो इस प्रकार से हम डीपीसी के प्रयोग से भी हम क्या कर सकते हैं, सीलन को रोक सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो जैसे हमारा दीवार में जो नमी जाती है वहाँ उसको क्या करता है, यह रोक देता है। और हमेशा क्या करना चाहिए, प्लिंथ लेवल को भूमि तल से यानी ग्राउंड लेवल से, हमेशा ग्राउंड लेवल से कम 15 सेमी से अधिक ऊंचाई पर ही रखना चाहिए। अगर बहुत नीचे रहेगा यह प्लिंथ लेवल, तो इसके कारण भी नमी क्या होगा, बहुत अधिक अवशोषित करेगा। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए जो प्लिंथ लेवल हो वह 15 सेमी से ऊंचाई पर ही हो। फिर दूसरा है इंटीग्रल डैम्प प्रूफिंग, यानी समकलित सीलन रोध विधि। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सीमेंट कंक्रीट के साथ रासायनिक पदार्थों का मिला करके प्रयोग करते हैं सीमेंट कंक्रीट का, तो उसको हम बोलते हैं समाकलित सील रोक विधि बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट के साथ हम क्या कर देते हैं, रासायनिक पदार्थ जैसे चाक हुआ, एल्युमिनियम और जिंक के सल्फेट हुआ, इन सब का मिलाकर के जब प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, जल के प्रति क्या होती है, इनकी जो वाटर प्रूफिंग की क्षमता होती है अधिक होती है। तो इसका प्रयोग करने से सीलन कम होता है। इसके साथ लोहे का चूड़ यानी लोहे का बुरादा प्रयोग करने से भी क्या होता है कि जो सीलन कम होती है। अब लोहे का बुरादा क्यों प्रयोग करते हैं, लोहे का बुरादा प्रयोग करने से फ़ायदा होता है कि जैसे हम इसका प्रयोग करें तो ये जब जल के संपर्क में आएगा तो इसमें जंग लग जाएगा, जंग लगने के कारण इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने के कारण जो उसमें यानी कि गैप रहेगा पदार्थ में, उस गैप को क्या कर देगा, ये भर देगा, जिससे जो है कि सीलन रुक जाती है। तो इस प्रकार से हम समाकलित सील रोधन विधि द्वारा भी हम क्या करते हैं, सीलन को रोकते हैं।
फिर तीसरा है सतही उपचार, सरफेस ट्रीटमेंट मेथड। सरफेस ट्रीटमेंट मेथड दीवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दीवारों पर प्लास्टर कर दिया जाता है और उस पर सील रोधन जो एक पदार्थ जो होते हैं, जैसे पेंट हुआ, स्नोसम हुआ, कोलतार हुआ, इन सबको लगा करके हम क्या कर सकते हैं, सतह का जो है कि सीलन के प्रति अधिक रोधी बना सकते हैं। फिर चौथा है गनाइटिंग विधि। गनाइटिंग विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा सतह पर जलरोधी प्लास्टर किया जाता है। इसमें क्या होता है, मशीन द्वारा प्रेशर से क्या कहते हैं प्लास्टर किया जाता है, जिससे कि पूरे सतह पर समान रूप से क्या होता है, प्लास्टर हो जाता है। इससे भी क्या होता है, गनाइटिंग विधि द्वारा भी जो जल सीलन को क्या किया जाता है, रोका जाता है। फिर क्या है, खोखली दीवार विधि, यानी कि कैविटी वाल मेथड द्वारा भी हम क्या करते हैं, सीलन को रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये दीवार है, दीवार में हम क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, खोखला दीवार बना देते हैं। जैसे इधर एक जो है कि 10 सेमी का मान लीजिए ए बना देते हैं और 20 सेमी की ए दीवार। इससे क्या होता है कि संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है। जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए जब भी रहेगा ये वाला वायुमंडल के संपर्क में ये वाला सतह रहेगा, ये वाला सतह नहीं रहेगा, तो इस प्रकार से हम कैविटी वाल बना करके भी सीलन को रोक सकते हैं। कैविटी वाल सीलन के साथ साथ यह क्या होता है, जैसे वातावरण के प्रभाव को भी अंदर तक जाने नहीं देता है, क्योंकि इसमें कैविटी के कारण क्या होता है, मान लीजिए बाहर क्या है, गर्मी अधिक है, तो इसमें क्या होगा कि उसकी अपेक्षा क्या होगी, कम गर्मी रहेगी, क्योंकि ये दीवार जो अंदर वाला है वह वायुमंडल के सीधे संपर्क में न आने के कारण ये मौसम सह भी होता है। तो इस प्रकार से हम यानी कि सीलन को कितने प्रकार से रोक सकते हैं, डीपीसी द्वारा, फिर समाकलित सीलन विधि द्वारा, फिर क्या है, सतही उपचार द्वारा, गनाइटिंग द्वारा और खोखली दीवार मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, सीलन को रोक सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भवन में सीलन आ रहा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो पहला है नींव तल से आने वाली सील रोधी उपचार, यानी कि अगर नींव से सीलन आ रहा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यह नींव है, ठीक है, यह नींव है, ठीक है, और यहाँ तक क्या होता है, ये डीपीसी है, ये हमारा क्या है, ये दीवार है, ठीक है, आंतरिक, ये वाला हम मान लेते हैं अंदर का दीवार है, ठीक, अंदर का है और ये बाहरी साइड है। अब यहाँ पर नींव में कहाँ कहाँ से नमी आएगी, जैसे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सॉइल है, ये भी क्या है, सॉइल है। सॉइल में क्या होगा, नमी होगी, नमी के कारण जो ब्रिक होगा वह जल को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, यह ऊपर चढ़ेगा, जल अवशोषित करने के बाद ऊपर चढ़ेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, रोकने के लिए यहाँ पर डीपीसी बना देते हैं। पीछे हमने अभी पढ़ा है डीपीसी। और एप्रान क्या होता है, एप्रान होता है, जैसे आप सरकारी भवनों को देखेंगे तो उसके बाहरी, जैसे तो अंदर का भाग हो गया, बाहर में यहाँ पर लगभग 50 से 60 सेमी चौड़ा, 50 से 60 सेमी चौड़ा देखेंगे, यहाँ पर एक कंक्रीट का ब्लॉक ढाला जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखे होंगे। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का होता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, एप्रान बनाने से मान लीजिए अब जल इस पर आएगा, तो अब कंक्रीट अगर ये नहीं रहेगा तो सीधे क्या होगा कि यहाँ पर जल हमें चला जाएगा, नींव के सीधे संपर्क में आ जाएगा। लेकिन अगर अब जल गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ढाल रहता है तो ये नीचे गिर जाता है। तो अब क्या होता है कि इतना हमारा जो एरिया रहता है यहाँ पर क्या होता है, जल नहीं पहुँच पाता है, जिससे क्या होता है इधर अंदर क्या होता है कि नमी नहीं पहुंच पाती। तो एप्रान देखेंगे सरकारी भवनों के बाहर तो बने होते हैं, तो एप्रान द्वारा भी हम बना करके भी नींव में जो सीलन जाता है उसको हम रोक सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, फर्श का सील रोधी उपचार। अगर मान लीजिए फर्श में अब आ रहा है, फर्श में
भवनों के अंदर देखेंगे बहुत जगह सीलन आने लगता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जब हम बनाते हैं तो पहला तो है कि उस पर हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट इन सब का क्या करते हैं जो है कि फर्श बिछा देते हैं। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब हमें क्या बनाना है, फर्श बनाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अब यहाँ पर सॉइल नीचे तो रहेगा, सॉइल रहेगा। सॉइल के बाद हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर खूब अच्छी तरह दुमुट से पिटाई कर लेनी चाहिए। पिटाई यानी कि उसको क्या करना चाहिए, दुमुटे द्वारा क्या करना चाहिए, उसको जो है कि कंपैक्शन करना चाहिए। कंपैक्शन के बाद अब यहाँ पर 10 से 15 सेमी मोटा क्या होना चाहिए, हमें कोर्स एग्रीगेट का एक परत बिछा देनी चाहिए। जैसे बालू हो गया, गिट्टी हो गया, इसका परत बिछा देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे तो यहाँ से अब मान लीजिए नमी जाएगा तो इसका संपर्क क्या होगा, ऊपर वाली सतह से टूट जाएगा, जिससे नमी क्या होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अब इसके ऊपर हमें फिर क्या करना चाहिए, अपना फर्श को ढाल देना चाहिए। वह हो सकता है मार्बल का आप लगा सकते हैं, अनेक प्रकार के जो है कि फर्श, टेरेजो फर्श होता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम फर्श में आने वाले सीलन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर क्या है, समतल सतह का सीलरोधी उपचार। समतल सतह जैसे दीवार हो गया, इन सब में जो सीलन आते हैं हम उसको प्लास्टर लगा सकते हैं। सीलरोधी जो पदार्थ होते हैं उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि जो सीलन आता है उसको हम रोक सकते हैं। फिर चौथा है समतल सतह, फिर ढाल सतह का सीलरोधी उपचार। जो जैसे ढलू, जैसे यहाँ पर समतल, ये सतह का मतलब यहाँ पर छत है, ठीक है। अगर छत समतल छत है, ठीक है, यहाँ पर हम छत कर दे रहे हैं, ये छत रहेगा, ये ढालू छत है, ठीक है, ठीक है। अगर समतल छत है तो उसका उपचार हम कैसे करेंगे, मान लीजिए समतल छत है, अब इसमें अगर कहीं पर गड्ढा रहेगा, ये सब रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको अच्छी तरह से खुरच लेंगे। खुरचने के बाद उसमें पहले क्या करेंगे, सीमेंट का मसाला उसमें डाल देंगे। सीमेंट मसाला डालने के बाद उसमें कंक्रीट डाल देंगे। फिर इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, और उचित जल निकासी की व्यवस्था करके हम छत में होने वाली जो सीलन आता है उसको हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार से ढालू छतों में भी हम क्या कर सकते हैं। फिर क्या है, तहखानों का सीलरोधी उपचार। तो जो तहखाने होते हैं वो ज़मीन के नीचे बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अब इसके नीचे कोई संरचना बनती है तो उसको तहखाना बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर है, तो अब इतना सतह ये वाला जो है हमारा हमेशा किसके संपर्क में रहेगा, सॉइल के संपर्क में रहेगा। तो सॉइल में हमेशा क्या होती है, नमी होती है। तो नमी के कारण क्या होगा, इसमें सीलन हमेशा होता रहेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहले दीवार बना देते हैं, ठीक है, ये हो सकता है कंक्रीट का बना दे, कंक्रीट का ही प्राय बनाया जाता है। इधर भी कंक्रीट का बना देते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, डीपीसी लगा देते हैं, ठीक है, डीपीसी लगा देते हैं। डीपीसी लगाने से क्या होता है कि उधर सीलन नहीं जा पाता, इधर भी क्या करते हैं, डीपीसी लगा देते हैं। फिर दीवार की जुड़ाई कर देते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो बेसमेंट में यानी कि इस तहखानों में सीलन आता है उसको हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में डैम प्रूफिंग को देखा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सकें। और आप लोगों से एक मतलब निवेदन है कि जो फर्स्ट ईयर का मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीडियो डाल रहा हूं, तो आप अपने जो भी संपर्क में अगर कोई जूनियर है तो उनके तक वह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।